नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसको लेकर के बाढ़ विभाग लगातार पानी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र की ग्रामीण की सुरक्षा के इंतजामों को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि योगी सरकार भी काफी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ को लेकर लगातार बाढ़ विभाग के अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं और बांध पर बसे ग्रामीणों को हर संभव मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूपी में इस वक्त आई बाढ़ की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जगह जगह सिर्फ पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं। अब लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तमाम तस्वीरें आपके सामने जब आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी यूपी में बाढ़ आई है वहां वहां पर फसलें किस तरह से जलमग्न हो गई है। जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियां भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। तो मूसलाधार बारिश, आफत, धुआंधार तस्वीरें बता रही हैं कि लोग इस वक्त किस कदर इस पानी के बीचों बीच रहने को मजबूर हैं। इससे कई बीमारियां भी फैलने की संभावना है। जो लोग नदियों के किनारों के आसपास रहते हैं उनके लिए तो और भी उनका जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने घरों को छोड़ करके आना एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ का कहर लोगों में हाहाकार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम जगह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां-कहां पर इस वक्त क्या-क्या परिस्थितियां हैं और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी हम जल्द से जल्द जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही है, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो जिंदगी है वो आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी है और आउट ऑफ ट्रैक होने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। खाने पीने की समस्या आ रही है और कई बीमारियां फैलने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों को लाने के लिए भी अपने घरों में ही कैद होकर के रहना पड़ रहा है और किसी पर उम्मीद रख करके रहना पड़ रहा है कि कोई आएगा तो मदद करेगा तो फिर अगले दिन की रोटी बन पाएगी। इस प्रकार के भी हालात कई जगह पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। वजह है बढ़ती गंगा का जलस्तर, बढ़ती यमुना का जलस्तर और इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं उनका भी बढ़ता जलस्तर एक बड़ी समस्या बनकर के उभरा है, जिसकी वजह से जहां जहां पर ये नदियां नाले बह रहे हैं वहां वहां पर दिक्कत आ रही है। देखिए, उत्तराखंड में इस वक्त हम सैलाब देख सकते हैं। उत्तराखंड में आए सैलाब की वजह से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुके हैं और बाढ़ का कहर जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों की ओर से हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। बाढ़ ग्रसित एरिया में जा करके लोगों से जानकारी ली जा रही है, लोगों की समस्याओं को हल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप नदी किनारे रहते हैं तो वहां से अपना घर खाली करके जा सकते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। ये सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से भी कहा गया है कि आप बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जाएं, लोगों से पूछताछ करें, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उनसे चर्चा करें। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सभी से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे बने हुए हैं और बुलंदशहर से अशोक कुमार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। इसके अलावा और भी सहयोगी हमारे साथ बनेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हरेंद्र दुबे, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गोरखपुर में ये हर बार की समस्या है कि यहाँ पर हम बाढ़ देखते ही देखते हैं या फिर जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन वेग में आती हैं तो खास तौर से बाढ़ की भयावह स्थिति बन जाती है। इस बार अभी तक नदियां उफान में तो आई हैं, लेकिन घाघरा ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती, गोर्रा, कुआनो, आमी नदियां जो छोटी नदियां हैं वो अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं। फिलहाल इसी हालात से अगले साल भी 2022 में भी यही हालात थे
कि लास्ट में जब सबकी फसल पक गई थी तब बाढ़ का भयावह दृश्य देखने को मिला था, जो इस बार भी लग रहा है ऐसा कि जब फसल पक जाएगी तब बाढ़ की स्थिति, भयावह स्थिति बनी रहेगी। यही नहीं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बाढ़ की विभीषिका से किस तरह से निपटते हैं और किस तरह की इन लोगों की तैयारी है, प्रशासन ने कितना इन लोगों को अलर्ट पर रखा है, जानने का प्रयास करेंगे। आपसे जानने का प्रयास करेंगे प्रशासन ने किस तरह की तैयारी रखने की आप लोगों को सलाह दिया है। प्रशासन ने शुरुआत में अनाउंसमेंट करा दिया कि जो लोग निचले स्तर के लोग हैं, पानी बढ़ने की संभावना है, वो अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से काफी कुछ प्रयास किया है जिससे जनता को, जनार्दन को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन वो संसाधन पर्याप्त नहीं है और इससे हर साल जन धन की हानि होती है। और ये जब हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं हम कि जब हमारे ऊपर समस्या आती है तब हम समाधान ढूंढते हैं। ये समस्या तो हर साल की होती है, इसका हमें अस्थायी निदान तो निकालना ही होगा। एक नदियों को जोड़ने की जो परिकल्पना अटल जी ने करी थी, आज तक परवान नहीं चढ़ पाई। तो ये जो हमारी संसाधन सारी चीजें बेकार हो रही हैं, जन धन की हानि हो रही है, इसके लिए हमें एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। खासतौर से आप लोग नदियों किनारे रहते हैं, किस तरह से आप लोग चिंतित रहते हैं कि कभी भी नदी में उफान आ सकती है? अरे कभी भी आ सकती है, जब नेपाल वाला पानी छोड़ेगा तब भी उफान आ सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सिटी को नहीं कुछ होता है, वो तो बाबा जी के ऊपर है कि समर्थन निकाल लें। और बाकी गली गली में पानी में भी लग जाते हैं, सड़कों पे पानी लग जाता है, इसका प्रबंध हो जाए कि पानी ना आ रहा है, गटर सिस्टम बन जाए। अभी यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी जल जमाव की जो गोरखपुर की स्थिति है उससे निजात मिलती नहीं है। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जागरूक तो हम लोगों को किया था, अलर्टनेस पर रखा है कि बाढ़ कभी भी आ सकती है, लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें भौगोलिक स्थिति की तो गोरखपुर एक कटोरे के माफिक है, बीचों बीच में कटोरे की माफिक गोरखपुर बसा है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हर जगह जल जमाव की भयावह स्थिति देखने को मिलती है। जो गोरखपुर की प्रमुख मार्केट है, बाजार है, गोलघर, गीता प्रेस, अलीनगर जैसे प्रमुख बाजारों में पानी इतना भयंकर बढ़ जाता है कि दुकानों तक पानी लोगों को उसकी सामना करना पड़ता है, दुकानदारों को भी। तो खास तौर से यहाँ बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक स्थानीय ठीक है, मैं समझ गई क्या परिस्थिति है। ठीक है, अशोक का रुख मैं करना चाहूंगी। अशोक, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि बुलंदशहर में इस वक्त कैसी परिस्थितियां हैं और लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। क्या उम्मीदें लोगों की प्रशासन से थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं? बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर में ये गंगा नदी है, देश की सबसे बड़ी नदी। यहाँ पर बुलंदशहर में 62 किलोमीटर की रेंज में ये बसी है, बुलंदशहर के एरिया में। आपको बता दूं भगवानपुर घाट पड़ता है, सिद्ध बाबा, आहार, रामघाट, अनूपशहर, नरोरा घाट, तो करीबन 62 किलोमीटर की रेंज में गंगा नदी बही हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश पड़ रही है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में उफान है गंगा नदी पर। देर रात से बिजनौर वहां से पानी छोड़ा गया है, जहां पर आपको बता सकते हैं किसानों की करीबन हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। जो गंगा के किनारे पे किसानों के खेत हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और पूरी तरीके से उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। चारा लेने की भी मुसीबत आ चुकी है जहां गंगा के किनारे पे जितने भी गांव हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से करीबन 12 से 13 ऐसी चौकी बनाई गई हैं, वहां पर पुलिस तैनात की गई है, प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि गंगा के किनारे पर जितने भी क्षेत्र में किसान हैं और राहगीर हैं वहां से वो खाली कराया जाए और सुरक्षा की दृष्टि रखे, जब तक बाढ़ कम नहीं हो जाती है वहां पर नहीं जाएं। हालांकि लगातार गंगा का जल उफान पूरी तरीके से है। मैं खुद तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ, ये खुद गंगा का किनारा है, खुद देख सकते हैं पूरी तरीके से ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इस टाइम गंगा, क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश पड़ रही है, मैदानी क्षेत्रों में खूब दिख रहा है, क्योंकि बुलंदशहर वो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, करीबन जल में डूब चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से डीएम
के तरफ से निश्चित लोगों को बचने के लिए अशोक मुझे ये बताएं जो हालिया परिस्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्या इस प्रकार की तस्वीर से लोग परिचित थे कि ऐसा होगा भविष्य में, और उसके लिहाज से कितना तैयार थे लोग भी और प्रशासन भी कितना तैयार थे? बिल्कुल, प्रशासन लगातार बीच में जिस तरह डीएम एसपी जिले के सीनियर अधिकारियों ने गंगा घाटों पर जाकर निरीक्षण नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। एडीएम की नियुक्ति में पूरा बाढ़ क्षेत्र का मॉनिटरिंग की जा रही थी और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई समस्या आती है बाढ़ से क्षेत्र में तत्काल जिला बुलंदशहर के जिला मुख्यालय पर सूचना करें। अब 12 ऐसी चौकी बनाई गई हैं जिस पर पुलिस तैनात की गई है, प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि जो तस्वीर आपको न्यूज़ 1 इंडिया पे हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गंगा उफान पर है, खतरे के निशान पर बह रही है और खतरे के निशान पर बह रही है, जिसके चलते किसानों की हजारों बीघे जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। पशुओं के लिए चारे लेने की मुसीबत आ रही है। मैं खुद जो जहां गंगा घाट पर मैं खड़ा हूं, ये पूरा पार्ट पीछे का खुद देख सकते हैं, ये अमरोहा क्षेत्र लगता है और इसके इस टाइप में दूसरी साइड में बुलंदशहर है। तो अमरोहा के ऐसे कई गांव हैं, खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमरोहा के ऐसे गांव हैं जो गंगा के किनारे पे बसे हुए हैं, वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। अमरोहा वो पार्ट है, बुलंदशहर से लगा हुआ बॉर्डर है, ये पूरी तरीके से डूब गए। तो खाना बनाने की मुसीबत है, वो लोग बुलंदशहर के रास्ते से निकल रहे हैं और पशुओं के लिए चारा लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक इतनी अलर्ट है, उसकी बानगी खुद देख सकते हैं कि हालांकि जिला बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरफ से एक्टिव है, तो उनको राहत सामग्री देने का भी वादा किया गया है बुलंदशहर के प्रशासन। अशोक एक बात ये भी बताएं कि जो गंगा किनारे जो भी लोग रह रहे थे, क्योंकि पहले से ये अलर्ट कर दिया गया कि आप जहां पर नदी का उफान बढ़ रहा है वहां से लोगों को घर खाली कर देना चाहिए, ऐसी कितनी संख्या में लोग हैं जिनको प्रशासन ने शिफ्ट किया है? प्रशासन ने कोई आंकड़ा दिया है कि हमने इतने लोगों को शिफ्ट किया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, उनकी मदद की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें ऐसा आंकड़े तो कोई जाहिर नहीं हुए हैं जो प्रशासन की तरफ से उन लोगों को शिफ्ट किया गया। हालांकि लोगों को जागरूक किया गया है कि जो गंगा के किनारे जितने भी गांव आ रहे हैं और गंगा के किनारे पर जो घाटों पर अपना रोजी चलाते थे, सामग्री की दुकानें थी, उनको पूरी तरीके से जो जल मकाम में बह चुकी थी उन्हें एक्टिव करा गया है। हालांकि एक न्यूज़ 1 इंडिया पर हैं, वो पास के ही रहने वाले हैं, बताएंगे कि किस तरीके की लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश पड़ी है। उफान जो गंगा के किनारे पे है, आप हैं, गंगा की नदी कितने खतरे के निशान पे है? खतरे के निशान पे क्या, ये तो जब से बाढ़ का पहला पानी आया हमारे गांव में तो पानी अभी तक सूखा ही नहीं है। खाना बनाने की दिक्कत, जंगल झाड़े की दिक्कत क्या, और चारा लेने की तो बहुत ही अधिकतर दिक्कत है। अगर ये पुल नहीं होता तो हम लोगों को चारा नहीं मिल पाता, भूखे मर जाए। और जी दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में अभी तक घरों में पानी लाइट दे रहे हैं फीट के करीबन है, जहाँ बच्चे भी नहीं रह पा रहे। जहाँ पर अशोक पूछिए प्रशासन की ओर से क्या मदद मिल पा रही है? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी, प्रशासन के अधिकारी आप लोगों को? देखिए, विधायक जी हमारे यहाँ के महेंद्र सिंह खड़गवंशी वो हमारे बीच में आए थे। प्रशासनिक अधिकारी, ये तो एक सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो लोग आए। सरकार के जो सरकार में जो अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके में उन्होंने दौरा किया आप लोगों के बीच में? जी, उन विधायक जी के साथ में लेखपाल साहब थे, तहसीलदार भी थे, बस उनके सिवा। और बचाव के लिए जिस तरह का आप बता रहे हैं कि खाना बनाने की मुसीबत है, कोई सामग्री आपको दी गई? नहीं जी, कुछ नहीं। तो आप में जा रहे हैं, महज फोटो सेशन या वीडियोस के लिए ना जाएं, वहां पर पहुंच करके जो लोग मुसीबत में रह रहे हैं उनकी मुसीबत को सुना भी जाए। मैं लौटूंगी अशोक आपके पास। हरेंद्र, सीधा आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी, इसलिए कि जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हर साल आती है, लेकिन फिर इसके लिए स्थायी समाधान क्यों नहीं किए जाते? आखिरकार हर बार प्रशासन फेल क्यों हो जाता है? देखिए, हर बार की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी वाकई जो पीड़ित लोग हैं अपनी पीड़ा कहे हैं। अभी कुछ लोगों ने हमारे साथ जब बात किया तो उन्होंने कहा
कि इसकी अस्थायी समाधान प्रशासनिक अधिकारी नहीं निकाल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से ही हैं। लेकिन गोरखपुर की विकास के लिए, गोरखपुर के नदियों के सुदृढ़ के लिए, गोरखपुर के बंदे के बोल्डर पिचिंग के लिए करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के अधिकारियों को दिए, लेकिन अधिकारी हीला हवाली करते नजर आते हैं। अधिकारी जब बाढ़ का समय आता है तब बंधे की रिपेयरिंग शुरू करते हैं, मिट्टी मिल नहीं पाती है और मिट्टी के कारण कहीं न कहीं जब बाढ़ विभीषिका अपनी रूप धारण करती है तो बाढ़ आना, बंधे फूटना लाजमी हो जाते हैं, जिसके कारण जो है कि करोड़ों रुपए, क्योंकि ऑडिट इस समय बाढ़ के सीजन में नहीं होती है किसी भी खर्च का, अधिकारियों के लिए ये बाढ़ का सीजन कमाई का जरिया बन जाता है। यही कारण है कि जो जनवरी माह में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब करोड़ों रुपए आवंटित कर दिए तो उसका सुचारू रूप से व्यवस्था बनना चाहिए, लेकिन अधिकारी लापरवाही करते हैं, चाहे बाढ़ खंड के अधिकारी हो या सिंचाई खंड के अधिकारी हो। लेकिन हरीन्द्र, जब ये अधिकारी लापरवाही करते हैं तो बड़ा सवाल यह है कि इसकी मॉनिटरिंग भी कौन कर रहा है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े बजट अलॉट कर दिए जाते हैं इस प्रकार की आपदा के लिए, तो ये बजट आखिरकार कहां जा रहा है, इसका खर्च कहां हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो क्या सही दिशा में नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं न कहीं अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह भी करते नजर आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा बार बार कहते हैं कि आप जनता की सेवा में लगिए, जनता के लिए सुबह 9 बजे अपने कार्यालय पहुंचिए, लेकिन अधिकारी पूरे दिन तक नहीं बैठते हैं। यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में आते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं, तो 500 से अधिक लोग मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लेकर के पत्र लेके पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री से सीधा गुहार लगाते हैं। हर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिल्कुल, ये इस प्रकार की समस्याएं मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जनता धरातल पर परेशान नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। वाराणसी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में डंके की चोट पर हम जीतेंगे चुनाव, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। अजय राय ने कहा है प्रियंका गांधी काशी से लड़ सकती है चुनाव, राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे, जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा। तो देखिए, नए बने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ सकती है और राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है उसको घर घर तक पहुंचाने का हमारा मकसद, जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा। कितने सफल अजय राय साबित होते हैं, क्या वो एक बार फिर से कांग्रेस को जीवंत करेंगे उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बृजलाल खाबरी को हटा करके अजय राय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अजय राय ने जो ये बड़ा बयान दिया है उससे साफ तौर पर तय हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में अमेठी और काशी, ये दो ऐसी जगह होंगी जहां पर दिलचस्प कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। प्रियंका गांधी काशी से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 का मुख्य मुद्दा क्या? सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जो आज डर का कि डरवा कर अपने साथ ले लो, ईडी सीबीआई को भेजकर अपने साथ ले लो, उस पे हम सब कांग्रेस का हमारा नेता जो राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर दिया है और हमारे खड़गे सामने दिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो विश्वास किया, ये पूरा एक एक जो संदेश है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, एक एक गांव, एक एक घर घर पहुंचाएंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। 2024 का मुख्य। अमन शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए लाइव हमारे साथ। अमन शुक्ला, अजय राय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है बृजलाल खाबरी को हटा करके। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिहाज से उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में किस तरह से मजबूत करेंगे कांग्रेस को, और इसी के साथ साथ कांग्रेस को जीवंत करने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी कि कम से कम जो पिछली बार सीटें बिल्कुल नहीं आई उन सीटों को लेकर के आना है। जहां जहां पर कांग्रेस पहले मजबूत हुआ करती थी उन सीटों को और फिर से मजबूत करना है, उन पर वापसी करनी है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अमन हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन, अजय राय ने एक बड़ी बात कही है कि अमेठी से राहुल गांधी और काशी से प्रियंका गांधी लड़ सकती है। बड़ा ऐलान है, अभी तक तो हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे थे कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे। फिर जो आगामी चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। जो बारे में अजय राय ने यहाँ पे वाराणसी में आके जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली बार यहाँ पे बताया कि
राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं वाराणसी से, काशी से चुनाव लड़ सकती हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये जब ये बयान सामने आया तो सियासी गलियारा एकदम गर्मा गया है, क्योंकि अमेठी जो है, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी। और काशी काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद कहे जाते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना। और ये आज जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से ये बात निकलना, और वो भी पहली बार काशी में आने के बाद ये बात निकलना, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस बात का काफी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पे और भी पार्टियों पे कहीं ना कहीं काफी असर पड़ा है। जी बिल्कुल, और ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वाराणसी से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, अगर उसके सामने भी कांग्रेस प्रियंका गांधी को खड़ा कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। अमन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बताइए। अमन, अगर प्रियंका गांधी को खड़ा किया जा रहा है काशी से, तो कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस एक कॉन्फिडेंस के बलबूते पर कुछ ऐसा प्लान करने जा रही है आगे। देखिए, जब अजय राय वाराणसी के बाउदपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका ये भी कहना था कि 2019 में भी हमने ललकारा था नरेंद्र मोदी जी को, और 2024 के चुनाव में भी ललकारेंगे, उनको चुनौती दे के हराएंगे। चुनौती दे दिया है उन्होंने। आज ही जैसे ही वो काशी में कदम रखी, उन्होंने मीडिया के सामने उनको चुनौती दे दिया कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को यहाँ के सांसद, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद है, उनको चुनौती देंगी 2024 के चुनाव में। तो काफी अहम बनता है 2024 चुनाव। और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आके कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रियंका जी जो है वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, ये महज एक चुनौती है, ये महज एक चुनौती है, या फिर वाकई ही कांग्रेस ऐसा करने जा रही है? हम पूछ लेते हैं। संदीप हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अजय राय ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस कुछ बड़ा प्लान करने जा रही है। प्रियंका गांधी काशी से लड़ सकती है चुनाव। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बड़ी बात होगी कि जब अगर कांग्रेस की नए निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से बयान दिए हैं, और इसके साथ ही साथ में वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, यानी कि अगर बात करते हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी बात होगी। और आने वाले समय में जिस तरीके से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए अमेठी से कह रही थी, और राहुल गांधी का चुनाव लड़ने का जो बयान था, उस बयान को लेकर के अगर कितना सही निकलता है, ये सबसे बड़ी अहम बात होगी। यानी कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अगर बात कर ले, तो प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती है। यानी साफ है कि एक बार अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है वो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। साथ कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में तैयारियां कर रही है, लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रियंका गांधी को खड़ा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे सहारनपुर से अगली बड़ी खबर। बच्चा चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने बरामद किया बच्चा। अंबाला से सकुशल बरामद किया गया है बच्चा। दो बहनों ने बच्चा चोरी करने का बनाया था प्लान। दोनों बहनों के नहीं थे कोई भी संतान। अंबाला से आकर किया था बच्चा चोरी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है बच्चा। अंबाला से सकुशल बरामद किया गया बच्चा, और दो बहनों ने मिलकर के बच्चा चोरी की पूरी प्लानिंग बनाई। दो बहनों ने बच्चा चोरी करने का प्लान भी बनाया। और तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने बरामद किया बच्चा। अंबाला से सकुशल बरामद कर लिया गया है बच्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।